वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 109 वर्तिका का ट्वीट। अब तक विवान ने पूछा, आर यू ओके? अब आगे। विवान की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, यू डिसअपॉइंटेड मी विवान, यू डिसअपॉइंटेड मी वेरी बैडली। फोन की दूसरी तरफ विवान ने आर्या की प्यारी आवाज के बजाय एक आइसी मैनली वॉइस सुनी। उसके माथे पर एकदम से काली धारियां उभर आई थी। विवान ने अपने दिल की बेचैनी समेटते हुए पूछा, हु आर यू एंड वेयर इज माई वाइफ? कार्तिक ने विवान का सवाल सुना मगर उसे शायद जवाब देना जरूरी नहीं लगा, इसीलिए उसने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वर्तिका का फोन विंडो से बाहर फेंक दिया। उसके हैंडसम चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे मगर उसकी गहरी नीली आंखों में हल्की हलचल सी शुरू हो चुकी थी। रेयांश कार्तिक के बगल में ही खड़ा था। उसका शक बिल्कुल सही था। कार्तिक बहुत पहले ही वर्तिका और उसकी शादी के बारे में जान चुका था मगर इस बात पर जो उसका रिएक्शन था, ये रेयांश के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। वो उस आदमी की आइडेंटिटी को लेकर अब और ज्यादा उत्सुक हो गया था, जिसने उसकी बहन से शादी करने की हिम्मत की थी। कार्तिक ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, विवान सिंघानिया इज नॉट विवान सिंघानिया, ही इज समवन स्पेशल, ट्रीट हिम वेल एंड प्रोटेक्ट हिम लाइक आरव। आखिरी के दो शब्द कार्तिक ने इतनी धीमी आवाज में कहा था जिसे सिर्फ रेयांश ही सुन पाया था। बाकी बातें आरव और आदित्य ने भी सुनी थी। वो दोनों स्वाभाविक रूप से हैरान हो चुके थे। उनके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे मगर कार्तिक से सीधे तौर पर सवाल करने की हिम्मत उन दोनों में नहीं थी। रेयांश लंबे समय तक चुप रहा। कार्तिक के आखिरी दो शब्दों ने उसे बहुत सारे क्लू दे दिए थे विवान की आइडेंटिटी को लेकर, मगर विवान असल में कौन था यह अब भी रेयांश स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। रेयांश ने धीमे स्वर में पूछा, जिस विवान से अभी आपने बात की वो विवान सिंघानिया ही है? हाँ, वो वही है, कार्तिक ने जवाब में कहा। रेयांश ने कार्तिक की हामी सुनी। अब उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा था। कुछ दिनों पहले तक जो लड़का उससे फूटी आंख नहीं भाता था, उसका बाप उसे अब उसी लड़के को प्रोटेक्ट करने को कह रहा था। रेयांश ने कुछ क्षण रुककर पूछा, कौन है विवान सिंघानिया? क्या मैं जान सकता हूँ उसके असली पेरेंट कौन है? रेयांश के सवाल पर कार्तिक ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें फ्यूचर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी होगी। कार्तिक का अटपटा जवाब सुनकर रेयांश ने अपने होठ भींच लिए। उसे कार्तिक के बातों का मतलब समझ आ चुका था। फ्यूचर में उसे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी थी। ऐसे में अगर वो खुद विवान के बारे में सारी जानकारियां ना निकाल कर कार्तिक से उसके बारे में पूछेगा तो वो खुद के बलबूते पर अपनी भविष्यकालीन जिम्मेदारियों को कैसे हैंडल करेगा? रेयांश ने कहा, मैं खुद उसके बारे में सब कुछ पता कर लूंगा। कार्तिक ने रेयांश की इस बात पर कुछ नहीं कहा। रेयांश ने पलटकर आरव और आदित्य की तरफ देखा। कुछ और ऐसी बातें थी जो रेयांश कार्तिक से पूछना चाहता था मगर आरव के सामने रेयांश वो सवाल कार्तिक से नहीं पूछ सकता था। रेयांश ने कहा, डैड, मुझे आपसे कुछ और बातें पूछनी है ताकि मेरा विजन क्लियर हो सके। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? रेयांश की बात सुनकर कार्तिक ने उसे एक नजर देखा। फिर कार्तिक बगैर कुछ कहे कमरे से अटैच्ड बालकनी में चला आया। रेयांश भी उसके पीछे वहां आ गया था। कार्तिक ने पलटकर रेलिंग से पीठ टिकाते हुए पूछा, और क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? कार्तिक के पूछते ही रेयांश ने बोला, क्या कोई उसे मारना चाहता है डैड? आपने कहा मैं उसे प्रोटेक्ट करूं आरव की तरह, क्या कोई है जो उसे नुकसान पहुंचा चाहता है? कार्तिक ने साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा, हाँ, कोई है जो पिछले कई सालों से घात लगाए बैठा है और उससे सबसे ज्यादा जिन लोगों को खतरा है वो वर्तिका, विवान, अनुष्का और तुम हो। हालांकि तुम्हें लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है मगर वो तीनों कमजोर है। उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। रेयांश बड़े ध्यान से कार्तिक की सारी बातें सुन रहा था। हालांकि कार्तिक की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश की आईब्रोज असमंजस के साथ आपस में जुड़ गई। भले ही विवान के प्रति शुरू से ही रेयांश को एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ था। रेयांश को विवान बिल्कुल भी पसंद नहीं था मगर रेयांश ने कभी भी विवान की काबिलियत को कम नहीं आंका था। विवान काबिल और समझदार था। हालांकि वर्तिका बच्ची थी,
दूरियों की वजह से रेयांश उसे ठीक से नहीं जानता था, मगर विवान और अनुष्का, रेयांश उन दोनों को काफी अच्छे से जानता था। वो दोनों कमजोर बिल्कुल नहीं थे। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसे लोग थे जिनसे उन दोनों की बराबरी की जा सके। अगर वो दोनों किसी की तुलना में कमजोर थे तो उनका अपोनेंट कितना ही ज्यादा ताकतवर था, और कार्तिक उस इंसान को एक खतरे के रूप में देख रहा था, जो कि रेयांश के लिए सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हुए थे जिन्हें कार्तिक कंसिडर करे, वो भी खतरे के रूप में। रेयांश जितना कार्तिक के बातों के बारे में सोचता जा रहा था, उसकी दिलचस्पी उस अनजान और रहस्यमयी दुश्मन में उतनी ही बढ़ती जा रही थी। रेयांश कुछ मिनट तक खामोश रहा। शायद वो कार्तिक की कही गई सभी बातों के बारे में गहराई से सोच रहा था। कार्तिक की नजरें भी रेयांश के ऊपर ही टिकी हुई थी। रेयांश ने अचानक कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, विवान सिंघानिया, वो उनका बेटा है ना? उसके फेशियल फीचर्स उनसे काफी मिलते जुलते हैं। मैंने पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब जब मैं गौर से इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है वो उनका ही बेटा है। वैसे भी उनके अलावा कोई और ऐसा इंसान है जिनके बच्चों की आपको परवाह हो? रेयांश की बात सुनकर कार्तिक हल्का हंसा। उसका बड़ा बेटा उसे काफी अच्छे से जानता था। कार्तिक ने कहा, अब जब तुम्हें सच पता ही है तो उसका अच्छे से ख्याल रखा करो। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर उसने मॉम को मारने की कोशिश की थी डैड, मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। भले ही कोई और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा वादा है, मगर मैं खुद को लेकर श्योर नहीं हूँ। तुम्हारी मॉम को मारना इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, पर फिर भी उसने हिम्मत की है। सजा तो मैं उसे इस बात की दूंगा। हालांकि वो उनका बेटा है, मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, पर उसे अपनी जगह समझनी पड़ेगी। रेयांश की इस बात पर कार्तिक ने कुछ नहीं कहा। रेयांश ने कुछ क्षण रुककर पूछा, उन्हें होश कब तक आएगा? कार्तिक ने जवाब में कहा, 1 महीने बाद हॉट रेडी हो जाएगा, फिर ट्रांसप्लांट होगा। ट्रांसप्लांट के 1-2 दिन बाद शायद उसे होश आ जाए। कार्तिक का जवाब सुनकर रेयांश आगे उससे कुछ और पूछने वाला था, तभी आदित्य वहां आ गया, जिसने रेयांश और कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। आदित्य ने जल्दी कहा, डैड, बेबी गर्ल को होश आ चुका है और वो आपको ढूंढ रही है। आदित्य की बात सुनते ही कार्तिक तेज कदमों के साथ कमरे में आया। उसके साथ रेयांश और आदित्य भी कमरे में आए। वर्तिका तकिया के सहारे बेड पर बैठी हुई थी और आरव उसके बगल में स्टूल पर बैठा उससे कुछ बातें कर रहा था। पदचाप की आवाज सुनते ही वर्तिका ने सर उठाकर आवाज की दिशा में देखा। रेयांश और आदित्य को देखकर तो उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं जताई, मगर कार्तिक को देखते ही उसकी ब्लैक ब्लूइश आंखें नम हो गई। वर्तिका ने अपना दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, डैडी। वर्तिका आगे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर डैडी शब्द के अलावा उसके मुंह से कुछ और नहीं निकल पाया। उसका गला बुरी तरह रूंध गया था और आंखों से आंसू की बूंदें झरने की तरह बहने लगी थी। कार्तिक के कदम एक पल के लिए जम गए। वर्तिका उसे ठीक वैसे ही हवा में हाथ लहराकर मासूमियत से देख रही थी, जैसे वो अक्सर बचपन में किया करती थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपना कदम वर्तिका की तरफ बढ़ा दिया। उसके हैंडसम चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी ठंडी आंखें अब वार्म हो चुकी थी। कार्तिक जैसे ही वर्तिका करीब आया, वैसे ही वर्तिका उसके सीने से लिपट गई। उसका रोना भी अब तेज हो गया था, जो कार्तिक के शर्ट को बुरी तरह भिगो रही थी। कार्तिक ने प्यार से वर्तिका के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेबी गर्ल, काम डाउन, अब मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई तुम्हें अब हार्म नहीं कर पाएगा। जवाब में वर्तिका ने हिचकते हुए कहा, डैडी, आपको पता है, मैंने आपको बहुत ढूंढा। मैं एक दिन में कम से 100 बार आपका और मॉमी का नाम लेती थी, ताकि मैं आप लोगों को भूल ना जाऊं। मुंबई आने के बाद मैं उन लोगों के चुंगल से भी भाग गई जिन्होंने मुझे किडनैप किया है। मैंने बहुत लोगों से मदद भी मांगी, मगर मैं जब लोगों को आपका नाम बताती थी, तब मदद करने के बजाय वो लोग मुझे फिर से किडनैप करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ 20 से भी ज्यादा बार हुआ। उसके बाद मैंने लोगों को आपका नाम बताना ही बंद कर दिया। मुझे समझ आ चुका था, वो लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। पूरे 7 साल मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की।
एक बार मुझे आप दिखे भी, पर जब मैं आपके पास आ रही थी तब एक कार ने आकर मुझे टक्कर मार दी और फिर। कार्तिक ने वर्तिका की बात बीच में काटते हुए कहा, शुश बेबी, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, मैं हर उस इंसान को सजा दूंगा जिसकी वजह से तुम्हें वो सब झेलना पड़ा। कार्तिक की बात सुनकर वर्तिका धीरे धीरे शांत होने लगी। कार्तिक के बाहों में उससे बेहद ही सुरक्षित महसूस हो रहा था। रेयांश, आदित्य और आरव ध्यान से वर्तिका की बातें सुन रहे थे। उसकी पूरी बातें सुनने के बाद वो तीनों जितने हैरान हुए थे, उनका दिल भी उतना ही भारी हो गया था। पहले उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था वर्तिका को कार्तिक और उसका नाम याद कैसे है, मगर वर्तिका की बातें सुनने के बाद उन्हें समझ आ रहा था वर्तिका को कार्तिक कैसे याद था। वर्तिका 4 साल की उम्र में किडनैप हुई थी। हालांकि उसे उस वक्त इतना पता था अगर वो ध्यान नहीं देगी तो वो समय के साथ अपने पेरेंट्स को भूल जाएगी, फिर वो कभी उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगी। इसीलिए वो एक दिन में कम से 100 बार कार्तिक और बेला का नाम रटती थी। यह उसकी स्ट्रंज अर्ज का ही नतीजा था जो उसे कार्तिक और उसका नाम अब तक याद था। तकरीबन 10 मिनट बाद ने कार्तिक ने वर्तिका का चेहरा अपने सीने से बाहर निकला, जो रोते रोते ही सो चुकी थी। कार्तिक ने वर्तिका को अच्छे से बेड पर सुलाया। इसी बीच आदित्य ने पिलो को अच्छे से अरेंज कर दिया था। कार्तिक ने वर्तिका के छोटे से चेहरे को गौर से देखते हुए लुक वार्म वाटर और टॉवल लाने को कहा, तो आरव और आदित्य बाथरूम के अंदर चले गए। जल्दी ही वो दोनों लुक वार्म वाटर और टॉवल लेकर वापस कमरे में आ गए। वर्तिका के नाजुक गालों पर आंसू के निशान पड़ चुके थे। कार्तिक खामोशी से टॉवल भीगाकर वर्तिका का छोटा सा चेहरा पोंछने लगा। उसकी हर एक मूवमेंट बेहद ही नर्म और गर्माहट से भरी हुई थी। रेयांश बिस्तर की दूसरी तरफ वर्तिका के सिरहाने में बैठा हुआ था। आरव भी उसी बिस्तर के कोने में वर्तिका के पैरों के पास बैठा हुआ था और आदित्य उसके बगल में खड़ा था। आदित्य और रेयांश को तो कार्तिक के इस एक्शन से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। बीमार होने पर कार्तिक ने पहले कई बार उन दोनों का ऐसे ख्याल रखा था, मगर आरव, उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका निर्दयी मामा किसी के साथ इतने प्यार से भी पेश आ सकता था। यह आरव के कल्पना से ही परे था। रेयांश ने कुछ सोचते हुए कहा, डैड, अगर बेबी गर्ल को आप और मॉम याद थे तो वो बाद में हमारे पास वापस क्यों नहीं आई? क्या उस विवान ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था? कार्तिक ने जवाब में कहा, नहीं, जिस एक्सीडेंट का अंत में उसने जिक्र किया था उसी में उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। उस वक्त वो 11 साल की थी और शायद मेरे आसपास ही थी, मगर मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया। आज दोबारा से सर में चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी ट्रिगर हो गई और उसे सब कुछ याद आ गया। कार्तिक का जवाब सुनकर रेयांश ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो सोच भी नहीं पा रहा था, जिस लड़की को वो कीमती हीरे से भी ज्यादा संभाल कर रखा करता था, उसे महज 11 साल की उम्र में एक ऐसे भयानक एक्सीडेंट से सफर करना पड़ा जिससे उसने अपनी याददाश्त ही खो दी थी। रेयांश अचानक बेड से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसे वर्तिका के अतीत के बारे में अब सब कुछ जानना था, जो उसे एक इंसान बता भी सकती थी। आगे क्या होगा, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। रियली 110 बेला मीट समय। अब तक कार्तिक ने जवाब में कहा, नहीं, जिस एक्सीडेंट का अंत में उसने जिक्र किया था उसी में उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। उस वक्त वो 11 साल की थी और शायद मेरे आसपास ही थी, मगर मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया। आज दोबारा से सर में चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरी ट्रिगर हो गई और उसे सब कुछ याद आ गया। अब आगे। कार्तिक का जवाब सुनकर रेयांश ने अपनी मुट्ठियां कस ली। वो सोच भी नहीं पा रहा था, जिस लड़की को वो कीमती हीरे से भी ज्यादा संभाल कर रखा करता था, उसे महज 11 साल की उम्र में एक ऐसे भयानक एक्सीडेंट से सफर करना पड़ा जिससे उसने अपनी याददाश्त ही खो दी थी। रेयांश अचानक बेड से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसे वर्तिका के अतीत के बारे में अब सब कुछ जानना था, जो उसे एक इंसान बता भी सकती थी। नीचे बॉल रूम में आते ही रेयांश के कान में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज पड़ी, छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। विवान सिंघानिया मेरा भाई है। अगर उसे पता चला ना तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया है तो वो तुम लोगों को जिंदा जला देगा।
मैंने कहा, अभी के अभी छोड़ो मुझे, मैं विवान को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना तुम लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। रेयांश के कदम रुक गए। विवान सिंघानिया, ये नाम अब उसका खून खौलने लगा था। रेयांश ने सिर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा, जहां एक लड़की घुटनों के बल जबरदस्ती फर्श पर बैठाई गई थी और उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे गए थे। वो लड़की कोई और नहीं, विवान की कजन सारिका सिंघानिया थी। उसके बगल में एक लड़का भी जख्मी हालत में बैठा हुआ था, जो कि तुसंत रस्तोगी था। रेयांश को देखते ही सारिका की आंखों में चमक आ गई। कपूर फैमिली बहुत ही इज्जतदार फैमिली थी। सारिका को लग रहा था अगर वो रेयांश कपूर से मदद मांगेगी तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। आफ्टर ऑल वो एक बेचारी लड़की थी। सारिका ने रोते हुए कहा, मिस्टर कपूर प्लीज हेल्प मी, ये लोग मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों बेचने वाले हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इसके बदले आप जो कहोगे मैं करूंगी, पर प्लीज मुझे इन राक्षसों के चुलुंग से छुड़ा लीजिए, प्लीज आई बेग यू। सारिका जितना हो सके खुद को उतना लाचार और बेसहारा दिखा रही थी। वो बुरी तरह रो रही थी, मानो हर कोई उसकी इज्जत लूटने को तट पर हो। तन्मय, जो वहीं काउच पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये लड़की कितनी ज्यादा चालबाज और झूठी थी। वो लोग उसका सौदा ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हाथों नहीं बल्कि यमराज के हाथों के करने वाले थे। बस चेयरमैन के आदेश की जरूरत थी उसे। रेयांश ने बिना भाव के कहा, तन्मय शट दिस डर्टी क्रीचर्स माउथ। रेयांश की बात सुनते ही तन्मय ने जल्दी से आगे बढ़कर सारिका के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। सारिका फटी आंखों से रेयांश को देखने लगी। उसे रेयांश और उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। देश के सबसे इज्जतदार परिवार का बड़ा बेटा लड़कियों के साथ इतने बुरी तरीके से व्यवहार करता है, यह उसकी कल्पना से परे था। रेयांश आगे सारिका और तुसंत पर ध्यान दिए बगैर वहां से चला गया। रिजॉर्ट के एंट्रेंस पर रॉबिन पहले से ही कार लिए हुए खड़ा था। रेयांश के बैठते ही रॉबिन ने कार स्टार्ट कर दी। रास्ते में रॉबिन ने कई बार रेयर व्यू मिरर से रेयांश को देखा, जो सीट से सर टिकाकर आंखें बंद किए हुए बैठा था। रॉबिन ने कई बार अपने होठ हलगाए, मानो वो कुछ कहना चाहता हो, मगर अंत में उसने कुछ न बोलकर अपने शब्दों को निगल लिया। तकरीबन 5 मिनट बाद रेयांश ने अचानक पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो रॉबिन? रेयांश की आवाज सुनते ही रॉबिन ने रेयर व्यू मिरर से उसको देखा। रेयांश अब भी पहले की स्थिति में ही बैठा हुआ था। ना ही उसकी आंखें खुली थी और ना ही उसका शरीर हिला था। रॉबिन ने धीमे स्वर में कहा, बॉस छोटी मैडम ही वो लड़की है जिसने उस वक्त हमें पीटा था जब हम विवान सिंघानिया के फार्म हाउस गए थे। आई एम रियली सॉरी, अगर हमें पता होता वो हमारी छोटी मैडम है तो हम कभी भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। रॉबिन की बात सुनकर रेयांश के पतले होठ हल्के मुड़ गए। उसे आज भी रॉबिन की वो टूटी फूटी हालत याद थी जब आर्या ने उसे फार्म हाउस से पिटकर भगाया था। उसकी बहन अब पहले की तरह नाजुक नहीं रही थी। उसने रॉबिन तक को पीटकर बेहाल कर दिया था। रेयांश ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा, क्या तुमने उस वक्त उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया था? जवाब में रॉबिन झट से बोला, नहीं बॉस, वो लड़की थी और बच्ची थी। मैंने उनके ऊपर एक बार भी हमला नहीं किया। उल्टा मैंने हर वक्त डिफेंस टेक्निक इस्तेमाल किया और वहां से भागने का सोचा। हालांकि मुझे उस वक्त नहीं पता था वो छोटी मैडम है, मगर मैं किसी निर्दोष लड़की पर हाथ नहीं उठाता, यह मेरे उसूलों के खिलाफ है। वैसे भी मेरा टारगेट विवान सिंघानिया था। रॉबिन का जवाब सुनकर रेयांश आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि वह संतुष्ट था। उसे अपने सबसे करीबी सबॉर्डिनेट से यही उम्मीद थी। हालांकि ऐसा नहीं था। रॉबिन लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया था। वह जिस दुनिया में था वहां लड़के और लड़कियों में कोई खास फर्क नहीं था। दोनों बराबर ही थे और समय के साथ उतने ही खतरनाक भी हो सकते थे, मगर आर्या उर्फ बर्तिका जैसी प्यारी दिखने वाली निर्दोष लड़की पर रॉबिन सच में हाथ नहीं उठाना चाहता था, भले ही वो खुद पिट क्यों ना जाए। ये लड़कों का एक अनकहा नियमों में से एक था। जल्द ही रॉबिन ने कार फार्म हाउस के बाहर रोकी, जहां अनुष्का रह रही थी। रेयांश कार से निकलकर तेज कदमों के साथ फार्म हाउस के अंदर चला गया। अनुष्का बालकनी में रेस्टिंग चेयर पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी सुंदर हेजल ग्रीन आंखों में खामोशी और सूनापन था। रेयांश सीधा अपने कमरे में आया। जल्द ही उसे बालकनी में बैठी अनुष्का दिख गई। रेयांश बालकनी में आए
अनुष्का ने उसे देखते ही पूछा, कहाँ गए थे तुम इतनी जल्दीबाजी में? क्या ओमकार के पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कोई मुसीबतें खड़ी की है? मैं किसी तरह से मदद कर सकती हूँ क्या? नहीं, वर्तिका मिल गई। मैं उसी से मिलने गया था। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल तुम्हारी मॉम का बर्थडे भी है और आज वार्तिका भी मिल गई। तुम्हारी मॉम ये जानकर बहुत खुश होंगी। उन्हें एक बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा। हम, रेयांश ने कहा। फिर उसने अचानक झुककर अनुष्का को अपनी बाहों में उठा लिया। अनुष्का के दोनों हाथ जल्दी ही रेयांश के गले में लिपट गए और अनुष्का हैरान नजरों से रेयांश को देखने लगी। उसे रेयांश की तरफ से ऐसे किसी एक्शन की उम्मीद नहीं थी। रेयांश खुद रेस्टिंग चेयर पर बैठ गया। अनुष्का अब उसके लैप पर बैठी हुई थी। रेयांश ने अनुष्का के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए पूछा, डू यू रियली लव मी अनुष्का? रेयांश का सवाल सुनते ही अनुष्का की हार्ट बीट बढ़ गई। उसकी बड़ी बड़ी पलकें भी तेजी से फरफराने लगी थी। हालांकि वो उससे प्यार करती थी। असल में इस पूरी दुनिया में वो सिर्फ उसी से प्यार करती थी, मगर उनका प्यार बगैर इजहार के था। अनुष्का ने रेयांश की आंखों में देखते हुए कहा, यस आई डू लव यू। उसकी आवाज बेहद ही धीमी थी, मगर उसका हर एक शब्द सीधे रेयांश के कान से होते हुए उसके दिल उतारा। रेयांश ने झुककर अनुष्का के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, प्लीज उसका सच सच जवाब देना अनुष्का। मैं जानता हूँ तुम किसी भी रिश्ते में धोखेबाज नहीं बनना चाहती हो, मगर मेरे लिए ये सब जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूर। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था रेयांश को उससे ऐसा भी क्या पूछना है जो वो उससे इस तरह की बातें कर रहा है। अनुष्का ने बोला, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे रेयांश? रेयांश ने सपाट लहजे में पूछा, तुम वर्तिका से पहली बार कब मिली थी? वर्तिका से? मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। मुझे आदित्य और आरव ने बताया था वर्तिका के बारे में, मगर मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। मिलना तो दूर, मैंने उसकी कोई तस्वीर भी नहीं देखा है। तुम आर्या को जानती हो ना? वही वर्तिका है। अब बताओ मुझे पहली बार तुम उससे कब मिली थी? रेयांश की बात सुनकर अनुष्का हक्की बक्की रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि वो जानती थी रेयांश ऐसे मामलों में उससे झूठ नहीं बोलेगा, मगर यह बात उसके किसी सदमे की तरह था। अनुष्का ने अपना मानसिक संतुलन काबू करते हुए कहा, रेयांश क्या तुम सच कह रहे हो? आर्या सच में तुम्हारी बहन वर्तिका है? अनुष्का का रिएक्शन रेयांश को बेहद अजीब लगा। उसे लगा था अनुष्का इस बारे में जानकर खुश होगी, मगर अनुष्का के चेहरे पर तो अजीब से ही भाव उभर आए थे। रेयांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा, वो भी अपनी बहन को लेकर? रेयांश की आंखों में बढ़ता गुस्सा देख अनुष्का ने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस थोड़ी हैरान हो गई थी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? रेयांश ने अपने सवाल को दोहराया, तुम वर्तिका से पहली बार कब मिली थी? जवाब में अनुष्का ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं। रेयांश ने अनुष्का की बात बीच में काटते हुए कहा, अनुष्का झूठ नहीं, झूठ बिल्कुल भी नहीं। उसकी आवाज बेहद ही ठंडी थी। अनुष्का ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सब सच सच बताऊंगी, बट प्रॉमिस मी तुम गुस्सा नहीं होगे। अनुष्का की बात सुनकर रेयांश ने कुछ पल तक उसे गौर से देखा, जो थोड़ी बेचैन दिख रही थी। रेयांश ने कहा, ठीक है, मगर सिर्फ सच सुनना है, मुझे तुम्हारे मुंह। अनुष्का ने जवाब में कहा, ठीक है, नहीं बोल रही मैं कोई झूठ, कल बोला था क्योंकि जरूरत थी। रेयांश ने अनुष्का की इस बात पर कुछ नहीं कहा। अनुष्का ने खुद ही आगे बोला, एक्चुअली मैं और विवान पहली बार किसी कैफे में नहीं मिले थे। हमारे मिलने की वजह आर्या थी। जब मैं तिब्बत से वापस मुंबई आई थी, उसी दौरान मैं आर्या से मिली। वो उस वक्त बहुत छोटी थी, 10-11 साल की शायद। वो अचानक भागते हुए मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगने लगी। उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। मैंने उसे उन गुंडों से बचाया और उसके बाद उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, मगर उसने अपने पेरेंट्स का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। वो नाम बताने से बहुत हिचकिचा रही थी और वो कम बोलती थी, लगभग ना के बराबर। मुझे लगा उसके थोड़ा करीब जाकर मैं उससे उसकी फैमिली और पेरेंट्स के बारे में पूछ लूंगी और उसे उनके पास पहुंचा दूंगा, मगर पता नहीं क्यों आर्या कुछ कहे बगैर मुझसे दूर भागने लगी।
मैं उसे रोकने के लिए आवाज लगा ही रही थी, तभी आर्या एक कार से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस कार से आर्या की टक्कर हुई थी वो विवान की कार थी। उसी एक्सीडेंट के दौरान पहली बार मैं विवान से मिली थी। हम दोनों साथ में ही आर्या को हॉस्पिटल ले गए। वहां जाकर हमें पता चला आर्या ने अपनी यादाश्त खो दी है। उसके बाद कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही आर्या की ट्रीटमेंट चला और फिर विवान ने कहा वो आर्या की सारी जिम्मेदारी लेगा। मेरा भी फैमिली इश्यू चल रहा था और विवान का कैरेक्टर अच्छा था, इसीलिए मैंने आर्या को विवान के घर पर रहने दिया। हालांकि मैं हर रोज वहां आर्या से मिलने जाया करती थी। उसका आर्या नाम भी मैंने और विवान ने मिलकर रखा था। पहले तो विवान बस गिल्ट में आर्या का ख्याल रखता था, मगर बीतते वक्त के साथ उसका गिल्ट प्यार में बदल गया। रेयांश ध्यान से अनुष्का की सारी बातें सुन रहा था। पूरी बात सुनने के बाद उसे सारा मामला समझ आया। हालांकि एक बात रेयांश को अब भी खटक रही थी। रेयांश ने ठंडे स्वर में पूछा, तुमने कल मुझसे झूठ क्यों बोला था? जब मैंने तुमसे पूछा तुम विवान सिंघानिया से पहली बार कब मिली थी तब। रेयांश के सवाल पर अनुष्का ने अपनी आंख मिचते हुए कहा, मुझे लगा अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगी तो तुम्हें जेलसी होगी और तुम मुझसे नाराज हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुमसे कहा। विवान की ऑलरेडी उस वक्त एक गर्लफ्रेंड थी और मुझे ये भी डर था कि कहीं तुम आर्या के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगोगे और तुम्हें पता चल जाएगा आर्या ही लेडी ऑफ हार्ट्स है। अनुष्का की आखिरी बात सुनते ही रेयांश की आंखें दिलचस्पी के साथ सिकुड़ गई। रॉकवेव सिटी। रात के तकरीबन 1 बजे एक मैसिव प्राइवेट जेट ओपेरा पैलेस के बैकयार्ड में लैंड हुई, जिसके ऊपर स्टेलर मैजेस्टी लिखा हुआ था। जेट का दरवाजा खुलते ही बेला जेट से बाहर आई। उसने एक हाथ में अपना ओवरकोट पकड़ रखा था। बेला के साथ ही दादी माँ भी जेट से बाहर आई। बेला की मदद से दादी माँ सीढ़ियों से नीचे उतरी, जहां रॉकी उनके वेलकम के लिए खड़ा था। बेला ने रॉकी को देखते ही पूछा, कार्तिक कहाँ है? जवाब में रॉकी बोला, चेयरमैन को एक इमरजेंसी काम आ गया था, इसीलिए वो मुंबई गए हुए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आप अंदर चलिए। रॉकी की बात सुनकर बेला बगैर कुछ कहे दादी माँ के साथ पैलेस के अंदर चली आई। लिविंग एरिया में आते ही बेला की नजर एक छोटे लड़के पर गई, जो किचन से पानी का जार लिए निकल रहा था। बेला ने उस लड़के को गौर से देखते हुए पूछा, रॉकी वो लड़का कौन है? बेला का सवाल सुनकर रॉकी ने उसकी नजरों का पीछा किया, तो उसकी नजर किचन के बाहर खड़े समय पर गई, जो चुपचाप बेला को ही देख रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स।